हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आज हम लोग लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखिए, कोरोजन क्या है? ऑक्सीडेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हमने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन में समझाया था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऑक्सीडेशन है। तो वैसे ही कुछ मेटल्स हैं जो स्वतः ही एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहते हैं और क्या इस रिएक्शन से यानी ऑक्सीडेशन कर लेने से उनका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है। तो यस, ऑक्सीडेशन अगर मेटल्स में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीडेशन अगर मेटल्स करते रहते हैं तो उसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। दे कैन डैमेज, वो डैमेज होते रहते हैं। मेटल अपनी शाइन, अपनी लस्चर खोता रहता है। यानी अगर हम ऑक्सीडेशन को डेली लाइफ में देखें तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोजन। ओके, ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। तो ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। पहला है कोरोजन एंड अदर वन इज रेंसिडिटी। पहले हम कोरोजन पर डिस्कस करते हैं। कोरोजन मीन्स, जैसे आपने देखा होगा कि अगर लोहे के कोई ऑब्जेक्ट को, आयरन के किसी सामान को आप खुले में एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लगने लगता है। यही कोरोजन है। अब आप बताइए, क्या जंग लगना अच्छी बात है? अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या वो लोहा पहले से जितना मजबूत रहेगा? नहीं रहेगा ना। उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, उसकी चमक चली जाएगी, उसकी शाइन, लस्चर वो अपनी खो देगा। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है कोरोजन, ये एक हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो कोई भी मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन सब के प्रेजेंस में या कुछ और केमिकल से रिएक्शन कर लेते हैं और इस रिएक्शन करते रहने से उनकी जो साइन होती है, उनकी जो लस्चर होती है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो धीरे धीरे लॉस होती चली जाती है, खोती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन, यानी डैमेज हो जाता है मेटल पूरी तरीके से। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरोजन। ओके, तो कोरोजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, किसी मेटल को ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए वातावरण में, या कि कोई केमिकल भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स इज कॉल्ड कोरोजन। यानी सबसे जो जनरल एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो कोरोजन का है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना, जो आप में से सबने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि आप आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को अगर ओपन एरिया में रख देते हैं, खुली जगह पर रख देते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर की नमी से, एयर से रिएक्शन करता रहता है और धीरे धीरे उसकी सरफेस पर एक लेयर जमा होती रहती है ब्राउन कलर की, दैट इज कॉल्ड रस्ट, जिसे रस्ट कहते हैं। और ये लेयर कुछ फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ दिनों के बाद वहाँ से रिमूव हो जाती है और अगेन फिर दूसरी लेयर बनने लगती है और इस तरह से धीरे 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 करके आपका पूरा आयरन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। आप कह सकते हैं वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। तो कोरोजन बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है ऑफ ऑक्सीडेशन का। ओके, तो कोरोजन सिर्फ आयरन में नहीं होता, कुछ और भी मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आयरन में कोरोजन होता है तो कोरोजन के इफेक्ट से जो आयरन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में। आयरन का आपको सिंबल पता होगा, Fe, और ये जब रिएक्शन कर लेता है, यहाँ देखिए हमने रिएक्शन लिखा है Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, यानी ये O2 ऑक्सीजन के लिए है, H2O वाटर के लिए है, ऑक्सीजन वाटर, ये पूरा मिलके आपका क्या कहलाएगा? मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो जब आयरन को मॉइस्ट एयर मिलेगा तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं रस्ट। तो आयरन में क्या लगना स्टार्ट हो गया? रस्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी रस्टिंग होने लगा। और रस्टिंग किसी भी तरीके से आयरन के लिए अच्छा नहीं है। उसकी मजबूती धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयरन धीरे धीरे पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। इसी तरह सिर्फ आयरन में नहीं, कॉपर में भी कोरोजन देखने को मिलता है। कॉपर के मेटल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर तीनों के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर कार्बोनेट में। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन
कलर का होता है। आपने देखा होगा कॉपर के ऑब्जेक्ट, कॉपर के सामान पर अगर उसे काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक साफ ना किया जाए तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है, यही है कॉपर कार्बोनेट। और ये क्यों जमा होती है? क्योंकि कॉपर CO2, ऑक्सीजन और वाटर तीनों से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट में चेंज होता रहता है। इससे धीरे धीरे कॉपर आपका क्या हो जाएगा? डैमेज होता चला जाएगा, लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है? कोरोजन है। इसी तरह आयरन, कॉपर और सिल्वर में भी हम कोरोजन देखते हैं। आपने अपने घरों में फील किया होगा कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो हमारे मदर लोग पहनती हैं, या घर में जो लेडीज़ होती हैं वो सिल्वर की जो ज्वेलरी पहनती हैं, वो काफ़ी दिनों तक अगर साफ़ ना की जाए तो वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो सरफेस पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जमा होने लगता है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। वो क्या है? सिल्वर सल्फाइड है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता रहता है। अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा भी अमाउंट हाइड्रोजन सल्फाइड का सिल्वर को मिल गया तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके सिल्वर चेंज होने लगेगा किसमें? सिल्वर सल्फाइड में। इस तरह से सिल्वर के किसी भी ज्वेलरी के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की लेयर जमती हुई दिखाई देने लगेगी, और अगर काफ़ी दिनों तक उसे हटाया ना जाए, उसे क्लीन ना किया जाए तो पूरा सिल्वर धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर में क्या हो रहा है? कोरोजन। इसी को बोलते हैं कोरोजन। ओके, कोई भी मेटल हो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मॉइस्ट एयर से, वाटर से या किसी भी केमिकल से अगर रिएक्शन करके अपनी स्ट्रेंथ को, अपने लस्टर को, अपनी साइन को खो रहा है, दैट मीन्स वो कोरोजन कर रहा है। ओके, उसमें कोरोजन हो रहा है। इसी तरह एल्यूमिनियम के मेटल्स में भी, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट में भी कोरोजन देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ये कोरोजन कर रहा है, इसमें रिएक्शन हो रही है और एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। मीन्स एल्यूमिनियम के किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको वाइट कलर की लेयर जमती हुई दिखाई दे रही है, दैट मीन्स उसमें कोरोजन होने लगा है। और कोरोजन कैसे पता चलेगा? जब एल्यूमिनियम की लेयर पर, एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट पर वाइट कलर की लेयर हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कोरोजन बाकी कोरोजन से अलग है। एल्यूमिनियम का कोरोजन एक तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए। बाकी कोरोजन जितने आप ऊपर देख रहे हैं, आयरन में, कॉपर में, सिल्वर में, ये कहीं ना कहीं मेटल को पूरी तरीके से डैमेज करते हैं, मेटल को खराब करते हैं। बट एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है वो एक तरह से एल्यूमिनियम की रक्षा करता है। ये बेनिफिशियल कोरोजन है। अब कैसे बेनिफिशियल है जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये एक रॉड है जो किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई है। जैसे ही इसमें कोरोजन होगा, यानी इसको ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा तो इसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सी लेयर बनने लगेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी। अब ये जो लेयर बनेगी, ये लेयर काफी फर्म होगी, बहुत ही फर्म, मतलब बहुत मजबूत लेयर होगी। अब ये इतनी मजबूत होगी कि इसके ऊपर एक बार तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई और वो लेयर इतने कस के, इतनी स्टिक के तरीके से इस पर चिपक जाएगी, इतनी फर्मली इस पर चिपक जाएगी कि ये फर्दर ऑक्सीजन को इसके अंदर अब इंटर नहीं करने देगी। अब इस लेयर को पार करके ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो अंदर जो भी एल्यूमिनियम आपका बचा है वो तो सेफ रहेगा। अब उसमें फर्दर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, एक बार तो एल्यूमिनियम में कोरोजन होगा, जो एल्यूमिनियम की सबसे ऊपर की लेयर है उसमें कोरोजन होगा। कोरोजन होगा तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक सिंगल थिन लेयर इसके ऊपर बनी है, ये लेयर इतने फॉर्मली इस पे स्टिक हो जाएगी, इतना तेजी से इसके ऊपर चिपक जाएगी कि अब ये ऑक्सीजन और वाटर को अंदर इंटर नहीं करने देगी। तो सिर्फ एक ही लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके ऊपर बनी है और ये फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगा, कंट्रोल करेगा, यानी बाकी एल्यूमिनियम आपका सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन आयरन के केस में क्या होता है? मान लीजिए अगर ये आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये आयरन है, आयरन की रॉड है, तो इसमें जब रस्टिंग होती है तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में। तो सबसे बाहर वाली लेयर पहले फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, थोड़े समय के बाद फिर ये लेयर यहाँ से क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, सूख कर पाउडर बनकर गिरती रहेगी। अब ये लेयर गिर गई तो फिर
ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा, अंदर वाली लेयर पर अटैक करेगा, फिर यहाँ भी आपका क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, फिर ये लेयर भी नीचे गिर जाएगी और इस तरह से लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, नीचे पूरा आपका पूरा आयरन का ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, अंदर तक ऑक्सीजन एंट्री कर लेगा। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, सिर्फ एक बार रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा सबसे बाहर की लेयर का, और जैसे ही सबसे बाहर की लेयर पर कोरोजन हो जाएगा वो लेयर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो अंदर ऑक्सीजन और वाटर को एंटर नहीं करने देगी और अंदर का एल्यूमिनियम आपका वैसा का वैसा सेफ मजबूत बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेनिफिशियल कोरोजन है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हम कोरोजन को रोकें कैसे, प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि एल्यूमिनियम के केस में तो चलो बेनिफिशियल है, लेकिन आयरन के केस में, कॉपर के केस में, सिल्वर के केस में, या मोस्टली जो है आयरन के केस में जो कोरोजन है बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आयरन का यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने में, ब्रिज बनने में, रेलवेज़ में कितना ज़्यादा आयरन का यूज़ होता है, बड़ी बड़ी ट्रेनें आयरन की बनी होती हैं। अब अगर आयरन में धीरे धीरे रस्टिंग होता रहेगा तो आप जानते हैं कि रस्टिंग होने से आयरन डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और आयरन की बड़ी बड़ी मशीनें खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है भाई, उसको रिपेयर भी तो कराना पड़ेगा। बड़े बड़े ब्रिज के जो पिलर होते हैं वो आयरन के बनाए हुए होते हैं। अब आयरन में अगर रस्टिंग हो गया, उसमें जंग लग गया तो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगा और वो पिलर खराब गया तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस होगा, मनी का भी लॉस होगा और बहुत सारे लोगों की जान तक जा सकती है। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो सरिया वगैरह लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, आयरन के लगे होते हैं, अगर उसमें जंग लग गया, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया तो बिल्डिंग तक गिर सकती है। तो इसे रोका कैसे जाए, आयरन में जो रस्टिंग होता है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसे रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं हमारे पास जो हम अपनाकर आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। एल्यूमिनियम का रस्टिंग तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो बेनिफिशियल है। सिल्वर वगैरह हम इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, तो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने में सिल्वर का यूज़ होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में तो सिल्वर का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मिलता है ये मेटल। कॉपर का भी बहुत ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल एरिया में इसका कॉपर का यूज़ कम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो किसका करते हैं, आयरन का। इससे बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, पिलर्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, रेलवे बनती है। तो क्या किया जाए कि हम क्या करें कि आयरन का रस्टिंग हम रोक सकें, क्योंकि आयरन की रस्टिंग एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, बहुत आता है एग्जाम में। सबसे पहले पेंटिंग। आप जान रहे हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर हम पेंट कर दें, उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर दें, कोई भी पेंट अगर हम उस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी आयरन का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आयरन का सामान है, इस पर हमने पेंट कर दिया, तो क्या होगा, उस पेंट को पार करके ऑक्सीजन आयरन तक एंट्री नहीं कर पाएगा। और अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, मॉइस्ट एयर अंदर नहीं जा पाएगी, वाटर अंदर नहीं जा पाएगा, तो हमारा जो आयरन है अंदर पेंट के अंदर वो रस्टिंग से बचा रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड तो क्या है कि आयरन को पेंट करके रखा जाए। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, बहुत आता है एग्जाम में। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि आयरन के ऑब्जेक्ट पर आप एक पतली लेयर जिंक की चढ़ा दें। जिंक भी मेटल है हमारा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। कोई भी आयरन का सामान हो उस पर एक पतली सी लेयर जिंक की चढ़ा दी जाए, तब हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि जिंक में रस्टिंग इतना इजीली नहीं होगा। तो जिंक को क्रॉस करके हमारा आयरन अंदर सेफ रहेगा, जिंक को क्रॉस करके ऑक्सीजन और वाटर अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा है ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं मशीन वगैरह में। जब देखते हैं कि जंग लग रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑयल समय समय पर डालते रहते हैं, ग्रीसिंग करते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो मॉइस्ट एयर वाटर को ऑयल को क्रॉस करके, ऑयल को पार करके आपके आयरन के ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगी, जिससे आपका आयरन रस्टिंग से बचा रहेगा। ठीक है। कोई मशीन है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर ऑयलिंग कर दीजिए, मीन्स उस पर कोई भी ऑयल लगा दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, है ना। इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। जंग से आप अपने आयरन के ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। ठीक है। ये है आपके हार्मफुल इफेक्ट ऑक्सीडेशन के। तो हार्मफुल इफेक्ट में कौन कौन आता है, कोरोजन आता है, रेंसिडिटी आता है। कोरोजन आपका समाप्त हो गया।
अब देख लेते हैं हम लोग रैंसिडिटी क्या है। रैंसिडिटी भी एक तरह का कोरोजन ही है। कोरोजन में हम लोगों ने कहा कि कोरोजन मेटल्स का होता है, लेकिन जो रैंसिडिटी है वो फूड स्टफ्स का होता है। खाने पीने वाली चीज़ें जो फूड है जो हम खाते हैं, अगर उसमें ऑयल है या फैट है तो फूड में प्रेजेंट ऑयल या फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं रैंसिडिटी। ओके, अगर हम कोरोजन की बात करें, कोरोजन भी ऑक्सीडेशन है, रैंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन है। कोरोजन में ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, और रैंसिडिटी में ऑक्सीडेशन होता है ऑयल का या फैट का प्रेजेंट इन आवर फूड स्टफ्स। ओके, जिसकी वजह से जो फूड है उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा उसका टेस्ट ऑड हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं रह जाता, उसमें एक तरह की स्मेल आ जाती है। आप कह सकते हैं कि फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन है। रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स या फैट, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होना इन फूड, फूड में बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से होगा, रिजल्टिंग इनटू एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी वजह से फूड, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फूड का जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा उसकी स्मेल, एंड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा स्वाद उसका नहीं रह जाएगा। इज कॉल्ड रैंसिडिटी। यानी कहने का मतलब है कोरोजन एंड रैंसिडिटी बोथ आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। कोरोजन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी इन केस ऑफ फूड्स। खाने पीने की चीज़ों में रैंसिडिटी होती है। ठीक है, अब रैंसिडिटी भी अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे हमने बताया कि कोरोजन का बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। उसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स बताए कि हम कैसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे रोक सकते हैं। उसी तरीके से रैंसिडिटी को भी हमें रोकना पड़ता है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि फूड का रैंसिडिटी ना होने पाए। अगर फूड का रैंसिडिटी हो गया तो फूड क्या हो जाएगा? उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाएगा, उसकी स्मेल अनप्लीजेंट हो जाएगी और हम उसको खा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, क्योंकि रैंसिडिटी कब होगा? जब फूड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो हमें अल्टीमेटली रोकना क्या है? फूड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए रोकना है, ताकि फूड में जो ऑयल एंड फैट्स हैं वो ऑक्सीडेशन न कर पाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन न कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हम उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं। एंटी का मतलब होता है विरोधी, ऑक्सीडेंट्स यानी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का विरोधी होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो बाजार में फूड वगैरह मिलते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं पैकेट में, उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना कर पाएँ और इतनी जल्दी खराब ना हो। ओके, दूसरा मेथड हम क्या अपना सकते हैं? वैक्यूम पैकिंग। यानी अगर हम किसी चीज़ को पैक करके रख रहे हैं, कोई फूड स्टफ है जिसको हम पैक करके रखना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि हम वैक्यूम पैकिंग करें, यानी कि जहाँ पर हम पैक कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैक्यूम होना चाहिए, वहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग घरों में खाने पीने वाली चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रखना ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में रखने का मतलब कि उसके अंदर एयर एंट्री नहीं कर पाएगी, और एयर एंट्री नहीं करेगी दैट मीन्स ऑक्सीजन एंट्री नहीं करेगी। ऑक्सीजन एंट्री नहीं करेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा दैट मीन्स रैंसिडिटी नहीं होगी, और फूड हमारा जो है स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, तो वैक्यूम पैकिंग करनी चाहिए। तीसरा मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन। एयर को हम नाइट्रोजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई फूड स्टफ पैकेट में या किसी कंटेनर में पैक कर रहे हैं तो वहाँ पर एयर को हटाकर उसमें हम क्या फिल कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस, जो कि बहुत चिप्स वगैरह के पैकेट में ऐसा ही किया जाता है। जो लोग बाजार से चिप्स है, नमकीन है जो खरीद के खाते हैं, उनमें क्या होता है कि आप देखते हैं पैकेट पूरी फुली रहती है, और जब उसको खोलते हैं तो चिप्स निकलता है इतना सा। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ताकि एयर उसमें से निकालकर उसको नाइट्रोजन से फ्लैश किया जाता है, पूरा नाइट्रोजन गैस उसमें फिल किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ना हो पाए और वो रैंसिडिटी से प्रिवेंट रहे। लास्ट क्या तरीका है जो हम लोग घरों में अपने यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स। हम फूड के स्टफ्स को, खाने पीने की चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि रेफ्रिजरेटर में तो आप जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन एंट्री नहीं करेगा,
और ऑक्सीडेशन से हमारा फूड स्टफ काफ़ी समय तक बचा रहेगा, जिससे उसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ योर ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। कोरोजन मेटल्स के केस में होता है, रेंसिडिटी खाने पीने की चीज़ों में देखने को मिलता है, फूड स्टफ्स में ये देखने को मिलता है। दोनों को प्रिवेंट करने के तरीके भी बता दिए गए। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है, तो आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है, रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन। जो भी हम पैकेट का सामान बाहर से खरीदते हैं उनमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे कौन सी क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन को, रेंसिडिटी को रोकने के लिए। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।